Hey guys, welcome back to the Python Mastery series and this is going to be the lecture 7 for our Python Mastery series जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शंस एंड रेगेक्स। ठीक है, दीज आर ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है सो हाउ डू वी हैंडल दैट एरर। उस वहाँ पे कोई एक्सेप्शन अगर आ गई तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो वी विल नो अबाउट रेगेक्स, क्या होता है रेगेक्स। ठीक है, रेगेक्स से भी थोड़ा लोगों को डर लगता है बट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा उसे पढ़ के। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स फाइल हैंडलिंग जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल बी फॉलोइंग और पाइथन मास्टरी हैंडबुक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ड्राइव की लिंक पड़ी होगी, जाके चेक करो, डाउनलोड करो एंड इससे पढ़ो। ठीक है, so let's start with our Python programming handbook, files, exception and regex, file input output, pickling, error handling and regex which stand for regular expressions. ठीक है, now working with files। देखो, अगर आपके पास कोई फाइल होती है, अगर मैं आपको ऐसे एक फ़ाइल दे दूँ कि ये आपके पास एक फ़ाइल है, तो आप क्या क्या ऑपरेशन इस फाइल में परफॉर्म कर सकते हो। आप इसमें कुछ लिख सकते हो, है ना, कुछ लिख सकते हो, या तो फिर कुछ जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, है ना, उसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, या तो फिर उसको मिटा सकते हो, मतलब बेसिकली उसको एडिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो, राइट कर सकते हो, है ना। सो इसी तरीके से हमारे पाइथन में फाइल हैंडलिंग के अलग अलग मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है रीड। रीड का मतलब होता है कि सिर्फ आप फाइल को पढ़ना चाह रहे हो कि फाइल में क्या कंटेंट है, उसका क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, दूसरा मोड होता है राइट। राइट का मतलब है कि आप उस फाइल में कुछ लिखना चाह रहे हो, कि मतलब एक फ़ाइल दी हुई है ऐसे हो, या तो खाली फाइल है या उसमें कुछ भी है, लेकिन आप उसमें कुछ लिखना चाह रहे हो, है ना। तीसरा है अपेंड। अपेंड का मतलब है कि आप फाइल में जो भी लिखा हुआ है उसके आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, ये होता है अपेंड। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में अपेंड पढ़ा था, ऐसे लिस्ट होती थी, लिस्ट के सारे आइटम्स होते थे, है ना। जब अपेंड करते थे तो वो लास्ट में एक आइटम ऐड हो जाता था। इसी तरीके से हम लोग फाइल हैंडलिंग में भी जब अपेंड करते हैं तो हम लोग अगर लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अपेंड। ठीक है, इस तरीके से रीड बाइनरी एंड राइट बाइनरी। रीड बाइनरी अगर आपको इमेजेस को रीड करना है एंड राइट बाइनरी अगर आपको इमेजेस को राइट करना है। ठीक है, तो ये इमेजेस के लिए हैं एंड ये ऑफ कोर्स टेक्स्ट के लिए नॉर्मल जो भी हम उस पर एक्शंस परफॉर्म करेंगे। फाइन, सो दिस वॉज ऑल द बेसिक मोड्स जो कि हम लोग पूरे फाइल हैंडलिंग में यूज़ करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग अ फाइल। देखो, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैं अपनी एक नया फाइल बना लेता हूँ, lecture 7.py। ठीक है, अब हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। तो देखो, फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले राइटिंग अ फाइल। तो यहाँ पर देखो, पहले समझो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है विथ ओपन data.txt, w as f। इसका मतलब समझो। देखो, इसके कहने का मतलब है जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन का ब्लॉक होता है ना, उसी तरीके से हम लोग अगर किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसका एक ब्लॉक होता है कि हम लोग लिखते हैं विथ। पहले फाइल को हम लोग विथ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हम लोग लिखते हैं विथ ओपन, फिर ओपन के अंदर हम लोग फाइल का नाम डालते हैं, फिर कॉमा, उसके बाद हमको उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमको रीड करना है, राइट करना है, तो हमें राइट करना है तो मैंने W लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एज एफ। ठीक है, एज एफ ये क्या है, एलाइजिंग। जैसे हम लोग कोई नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको एज एफ ओपन कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एफ डॉट राइट हेलो फाइल, एफ डॉट राइट सेकेंड लाइन, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर नोट हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूरी है पढ़ना। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोग कुछ भी राइट करना चाह रहे हो तो ऑफकोर्स फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, वरना क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या एरर आएगा, है ना, एरर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो उसके लिए फ़ाइल एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उस फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें ओवरराइट कर देगा। समझे। अपेंड, अपेंड मतलब उसके एंड में जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसके एंड में लिख देगा। ओवरराइट, राइट में क्या होता है, ओवरराइट कर देगा, मतलब पुरानी चीज़ हटा के नया पूरा लिख देगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं, इस पूरे कोड को। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ विथ ओपन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ data.txt। ठीक है, और हम लोग इसको राइट मोड में ओपन करेंगे एज एफ,
फिर हम लोग अब इसके अंदर लिखेंगे एफ डॉट राइट, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया एफ डॉट राइट। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एफ डॉट राइट के अंदर मुझे जो भी कंटेंट लिखना है लिख देता हूँ, हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ये data.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई। ये इससे पहले यहाँ पर नहीं थी, ये अभी अभी क्रिएट हुई है, जहाँ पर ये आ गया है हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल। देख रहे हो, हम लोग पाइथन की मदद से एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल, ठीक। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मान लो अब तो यहाँ पे data.txt एग्जिस्ट करता है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो इसने नया फाइल बना दिया था। अगर मैं यहाँ पे data1.txt करूँ इसको और यहाँ पे मैं लिखूँ इन सेकंड फाइल कर दूँ इसको, ठीक है, इन सेकंड फाइल data1.txt कर दिया मैंने। मैं इसे रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर data1.txt आ गया, जहाँ पर लिखा है हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन सेकंड फाइल। अब मान लो मुझे data.txt में ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल। मुझे अगर उसे चेंज करना है तो मुझे जो चेंज करना है वहाँ पर ये अगर लिख दूँ इस तरीके से, मैं लिख दूँ लोरेम इट्समेट, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने अगर इसे रन किया तो हमारी जो data.txt की फ़ाइल थी उसका जो भी पुराना कंटेंट था वो सारा हट चुका है ना। वहाँ पर इससे पहले क्या लिखा था, वहाँ पर लिखा हुआ था हेलो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल। हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया लोरेम इप्सम डॉलर से टमेट पे, तो फिर क्या हुआ, पुराना जो भी लिखा हुआ था वो कंटेंट चला गया। अगर मैं इसको यहाँ पर ये हटा दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस कंटेंट इज़ गोना वैनिश, ठीक है। ये हमारी data.txt की फ़ाइल थी जहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है। अब मैंने यहाँ पे data.txt की फ़ाइल को राइट मोड में ओपन किया और मैंने ये चीज़ राइट करनी है। मैं इसे सिंपली यहाँ पर आऊँगा और इसे रन करूँगा और मैं data.txt खोलूँगा तो जो भी मैंने लिखा था वो हट चुका है और जो मैंने यहाँ पर राइट किया था वो चीज़ आ चुकी है, समझे, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ वी विल राइट इन अ फाइल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फाइल में रीड करना है कुछ, तो जैसे ये हमने राइट कर रखा है, हम लोग रीड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर W की जगह पर R लगा दूँ, यहाँ पर सिंपली देखो, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको सिंपली रीड मोड में जब आप ओपन करोगे, फिर अगर आप इसे रीड मोड में ओपन करोगे तो राइट में हम लोग क्या करते थे, एफ डॉट राइट के अंदर हम लोग लिखते थे कि हमें उसके अंदर क्या लिखना है, पर रीड में तो हम सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा डेटा इज़ इक्वल टू एफ डॉट रीड, इस तरीके से मैं लिख दूंगा एफ डॉट रीड, ठीक है। अब ये डेटा के अंदर स्टोर हो गया, मैं लिखूँगा सिंपली प्रिंट डेटा, इस तरीके से मैं लिखूँगा और मैं रन करूँगा तो वहाँ पर जो भी उस फाइल में था वो यहाँ पर आ चुका है, समझे। इसी तरीके से अगर मैं इस फाइल में मान लो कुछ और लिखता, दिस इज़ अ फाइल नेम्ड data.txt and we are learning file handling with the help of this file in this lecture, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फाइल को सिंपली रीड करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको रन करूँगा और यहाँ पे इस फाइल को रीड करके मुझे ये चीज़ दे देगा, जो भी उस चीज़ में लिखा हुआ है हमने उसको इस वेरिएबल में स्टोर किया और सिंपली उसे प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी रीड एंड राइट अ फाइल। इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके उस फाइल को लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं। देखो इसने क्या किया कि विथ ओपन उसको रीड मोड में ओपन किया एंड फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। लाइन डॉट स्ट्रिप का मतलब होता है, स्ट्रिप क्या करता है, जो भी /n वाली चीज़ें हैं उनको स्ट्रिप कर देता है। /n यानी कि नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ये एक लाइन है, मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँ, दिस इज़ द सेकेंड लाइन और दिस इज़ द थर्ड लाइन एंड दिस इज़ द लास्ट लाइन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे ऐसे रीड करने के बजाय मैंने जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सारा का सारा कंटेंट एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, बट एक वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय अगर हम उसे फॉर लूप से इस तरीके से चलाएं, दैट फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, समझे। देखो अगर मैं इस तरीके से चलाऊँ, इस चीज़ को हटाऊँ, मैं लिखूँ फॉर लाइन इन एफ, लाइन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइन की जगह पर मैं एक्स भी लिख दूँ, फॉर एक्स इन एफ भी लिख दूँ, ठीक है। फॉर एक्स इन एफ प्रिंट एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर दो। डॉट स्ट्रिप इसलिए क्योंकि हम लोग को /n लगाना हटाना है, ठीक है, वरना तो वो पूरा एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक्स डॉट स्ट्रिप
अब हम इसे एक बार रन करेंगे। सो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन सब अलग अलग में आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डॉट स्ट्रिप हटा देता, हम इसे रन करता, तो ये देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ही ऐसे आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एक्स इन एफ करके यहाँ पे मैं लिखता कि प्रिंट यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता, मैं यहाँ पे मैं लिखता दिस इज़, यहाँ पे मैं लिखता ith, ठीक है, दिस इज़ लाइन नंबर, ऐसे करके मैं लिख देता आई एंड द कंटेंट इन दिस लाइन इज एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता आई प्लस प्लस, फाइन। इस तरीके से मैंने कर दिया कि आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पे हम लोग आई इज़ इक्वल टू 0 को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 1 डिफाइन कर देते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे आएगा दिस इज लाइन नंबर 1 एंड द कंटेंट इज़ दिस, लाइन नंबर 2 एंड द कंटेंट इज़ दिस, लाइन नंबर 3 एंड द कंटेंट इज़ दिस। आप लोग सोचोगे यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है? गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं एंड इज़ इक्वल टू अगर इस तरीके से कर दूँ और मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पे मुझे गैप नहीं मिलेगा। तो ये बोलेगा दिस इज लाइन नंबर 1 एंड द कंटेंट इज़ दिस, लाइन नंबर 2 कंटेंट इज़ दिस, लाइन नंबर 3 कंटेंट इज़ दिस, लाइन नंबर 4 कंटेंट इज़ दिस। समझे? तो इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, हम लोग इसे लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। नाउ वी विल मूव ऑन टू रीडिंग ऑल लाइन्स एज अ लिस्ट। देखो इसने क्या किया है, फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और लाइन्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स किया है। रीड लाइन्स एक फंक्शन है जिससे क्या होगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा सारे स्ट्रिंग्स का। देखो अगर मैं इसे कॉपी करके दिखाऊँ, ठीक है, हमारा भी डेटा डॉट txt ही है, इसको हम लोग इसमें ला देते हैं, ठीक है। और लाइन्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट लाइन्स, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर देखो मुझे एक लिस्ट मिल चुकी है, जिस लिस्ट में हर एक लाइन एज ए एलिमेंट है। हमारी लाइन्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट लाइन लिख देता हूँ बस, ठीक है। बस फर्स्ट लाइन लिखेंगे, छोटा सा रहेगा, दिखने में भी आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लास्ट लाइन। तो ये सारी लाइंस हमें कैसे मिल रही हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रही हैं। तो ये जो हमारा रीड लाइंस वाला फंक्शन है, ये इसीलिए होता है कि अगर आपसे कोई पूछे रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ क्या है, तो रीड लाइंस का फंक्शन यूज़ है कि ये हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। ये सारी स्ट्रिंग्स क्या है, अलग अलग लाइन्स हैं, ठीक है। जहाँ पे भी लाइन ब्रेक हो रही है, जहाँ पे स्लैश एन मिल रहा है वहाँ से वो अगला एलिमेंट शुरू कर रहा है, जहाँ पे स्लैश एन मिल रहा है वहाँ से वो अगला एलिमेंट शुरू कर रहा है, फाइन। इसी तरीके से हम लोगों ने अपेंड भी पढ़ा था। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। तो यहाँ पर अभी तक क्या है, दिस इज लास्ट लाइन है। अगर मुझे इसमें कुछ अपेंड करना हुआ तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिखूँगा कि विथ ओपन, और यहाँ पर लिखूँगा डेटा डॉट txt, इस तरीके से मैंने लिखा। और मैंने यहाँ पे लिखा रीड की जगह मैंने अपेंड मोड में आया मैं, और मैं इसको पहले एज एफ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब मुझे अपेंड करना है तो मैं लिखूँगा एफ डॉट राइट। अपेंड के लिए भी आप राइट लिखते हो, बस उसको आप अपेंड मोड में ओपन करते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा दिस लाइन इज़ अपेंडेड, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। मैंने इसे सिंपली रन किया और यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आ गया दिस लाइन इज़ अपेंडेड। अब देखो ये इसी के साथ जुड़ गया है, यहाँ पर देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पर स्लैश एन लगाता, यहाँ पर मैं स्लैश आता इस तरीके से, स्लैश एन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होता है, ठीक है। इस वाली चीज़ को अगर हम लोगों ने जो अभी ऐड किया इसको हटा दें, ठीक है। ये हमारी फाइल थी, मैंने स्लैश एन लगाया और मैंने इसे रन किया, ठीक है। तो हमारी दिस लाइन इज़ अपेंडेड नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो स्लैश एन लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अपेंड बेसिकली हमें इतना जानना था, जो हमारा अपेंड मोड होता है वो क्या करता है, हमें पूरी की जगह पे लास्ट में ऐड कर देता है। और राइट मोड क्या करता है, ये सब कुछ मिटा के नया लिख देगा, समझे। सो दिस वॉज अपेंड मोड। नाउ राइटिंग वेरिएबल्स टू अ फाइल। देखो आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर उसने उस फाइल के अंदर उस कंटेंट में वो वेरिएबल डाल दिया, समझे। सिंपल है। देखो क्या किया इसने, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, नेम इज़ इक्वल टू एलिस, एज इज़ इक्वल टू 18, ठीक है।
हम लोग अपेंड में ऐड कर देंगे दैट, यहाँ पर हम लोग इसको पहले स्ट्रिंग में करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि नेम एलिस इज़ एज 18 years ओल्ड, और मैं इसे सिंपली रन करूँगा तो एलिस इज़ 18 years ओल्ड ऐड हो जाएगा हमारी अगली लाइन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर कोई वेरिएबल भी बना रखे हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो सिंपली, फाइन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग फोल्डर्स एंड पाथ्स। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किसी फाइल को रीड कर रहे थे, राइट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, है ना। हम लोग फॉर लूप की वजह से उसको लाइन बाय लाइन रीड किए हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करी। अब हम लोग फोल्डर्स एंड पाथ्स को कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखो, इसके लिए हम लोग सिंपली एक OS मॉड्यूल को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। आप लोग को सिंपली यहाँ पे आना है, आपको लिखना है इम्पोर्ट OS, ठीक है। इस तरीके से आपको इम्पोर्ट OS लिखना है, फाइन। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट OS के कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है गेट CWD। CWD का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये फोल्डर्स है ना, C यूज़र्स, असूस, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे स्लैश स्लैश करके फ़ोल्डर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो फोल्डर्स हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर है, यहाँ पे वन ड्राइव फोल्डर है, फिर असूस फोल्डर है, यूज़र्स फोल्डर है, इनको बोलते हैं डायरेक्टरी। जो फोल्डर्स होते हैं उनको बोला जाता है डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी। अब ये जो गेट CWD है, गेट CWD, ठीक है, गेट CWD जो हमारा ये फंक्शन है, ये क्या करता है, हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी दे देता है। अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्टरी में भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर यही डायरेक्टरी का जो एड्रेस है ये सेव हो जाएगा। ये जो पूरा एड्रेस है ना हमारे फोल्डर का, ये सेव हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और फिर हम लोग इसे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसी तरह से कोई एक नई डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे इसने लिखा है इफ़ नॉट os.path.exist, इसका मतलब है कि अगर OS के पाथ में, जो कि हमारा ये करंट पाथ है, अगर इसके अंदर कोई न्यू फोल्डर नाम का डायरेक्टरी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस नाम का अगर कोई फोल्डर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, देन os.mkdir न्यू फोल्डर। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, इसका नाम है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब वो एक नया फोल्डर बना देगा इस ऐसा न्यू फोल्डर के नाम से। सो समझ रहे हो, हम लोग पाइथन की मदद से फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, पाइथन की मदद से पाथ भी चेक कर सकते हैं, फाइल्स भी बना सकते हैं, है ना। इसके बाद अभी देखना, हम लोग पाइथन की मदद से PDF वगैरह भी बना सकते हैं। वो भी हम लोग, आप लोग मतलब जब बाद में पढ़ोगे तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिस्ट dir। लिस्ट dir का मतलब है कि इस डायरेक्टरी में, जैसे यहाँ पर हमारे ये VS कोड है, ये हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये जितने भी फाइल है ना, इन सब के जो नाम है, इन सब के नाम को वो रिटर्न कर देगा। इस डायरेक्टरी के जो कंटेंट है, जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स डायरेक्टरी में, वो सारे आइटम्स को यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है os.path.join, ठीक है। यहाँ पे क्या था, os.path.exist। हम लोग चेक कर रहे थे कि पाथ में क्या कोई ऐसा फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग .join यूज़ कर रहे हैं। .join में मतलब हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि देखो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टोर किया था, हम लोगों ने यहाँ पर एक एड्रेस स्टोर किया था, ठीक है। अगर मान लो एड्रेस यहाँ तक का स्टोर है, यहाँ तक का, कि C यूज़र्स, असूस, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, उन्होंने, ये नेक्स्ट वाली चीज़ नहीं स्टोर है। तो बेसिकली मैं इन दोनों को बस ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट में ये चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ कि अन्य के बाद स्लैश लगा के न्यू फोल्डर ऐड कर दो, और न्यू फोल्डर के बाद स्लैश लगा के data.txt को ऐड कर दो, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को हम लोग कोड में ले आते हैं। कोड में मैं एक एक करके इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो CWD है, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ सेव कर रहे हैं। अगर मैं इसे सिंपली रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा करंट डायरेक्टरी, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, वो है C यूज़र्स, असूस, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, पाइथन मास्टरी कोर्स, है ना। हम लोग पाइथन मास्टरी कोर्स फोल्डर के अंदर है, तो हमें ये हमारी करंट डायरेक्टरी का एड्रेस मिल गया, जिसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, os.path.exist। हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर OS के पाथ में ऐसा कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हमने क्या लिखा, इफ़ नॉट, हम लोग यहाँ पे इफ़ नॉट का यूज़ किए हैं, दैट इफ़ दिस नॉट एग्जिस्ट देन os.mkdir। mkdir का मतलब मेक डायरेक्टरी, एक न्यू फोल्डर नाम का हम लोग एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको सिंपली रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक न्यू फोल्डर बन के मिल गया है, देख रहे हो।
ये रहा न्यू फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर यहाँ पे न्यू फोल्डर में 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ कोई और नया न्यू फोल्डर 2 नाम से एग्जिस्ट करता, तो मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पाइथन की मदद से फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। सो इफ़ नॉट os.path.exists फोल्डर का नेम, देन os.make डायरेक्टरी, ये दोनों का ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम ही हो, ठीक है। ये तो हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि क्या इस नाम का कोई फ़ोल्डर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नाम दे रहे हो कि किस नाम का फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा os.listdir। लिस्ट dir का मतलब लिस्ट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में जितनी चीज़ें हैं उन सबको लिस्ट कर देगा ये। देखो, अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, हमें वो प्रिंट नहीं करना अभी। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्टरी के कंटेंट्स जितने भी हैं, data.txt, data1.txt, lecture 1 2 3 4 5 6 7.py, न्यू फोल्डर 2, पैटर्न प्रॉब्लम्स.py, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं इस सबको इसने एक लिस्ट के फॉर्म में अलग अलग आइटम्स में डाल के हमें दे दिया है, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट dir फंक्शन है ये हमें जितने भी डायरेक्टरी के आइटम्स हैं उन सबको एक लिस्ट में डाल के प्रिंट कर देता है। फाइन। इस तरीके से हमारा एक os.path.join फंक्शन भी है। अभी तक हम लोगों ने os.path.exist देखा। os.path.join की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो हम देखो, इस चीज़ को मैं वापस लेके आता हूँ एक बार, देखो, और ये पुराने प्रिंट फंक्शन को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। देखो, ये जो था CWD के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, अगर मैं इसे रन करूँ तो CWD के अंदर हमने ये स्टोर किया था, ठीक है, ये स्टोर किया था हमने CWD के अंदर। फिर हमने क्या किया, हमने फुल पाथ इज़ इक्वल टू CWD के अंदर हमने ज्वाइन कर दिया न्यू फोल्डर, फिर data.txt। तो हमने क्या किया, जॉइंड पाथ इज़ इक्वल टू पाइथन मास्टरी कोर्स के बाद हमने यहाँ पर न्यू फोल्डर ज्वाइन कर दिया एंड data.txt को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो फाइल फोल्डर्स को मैनेज में हम बस यही सब देखते, 4 बेसिक मेन फंक्शंस, ठीक है। इतना काफ़ी होगा आपके लिए। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो I'll make that one video in future, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पिकलिंग सेव पाइथन ऑब्जेक्ट्स। देखो, पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से आप लोग एज अ बाइनरी फॉर्म आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो, वेदर दैट इज़ अ PDF फाइल और अ टेक्स्ट फाइल और इमेज फाइल और वीडियो फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल है, आप उसे एज अ बाइनरी फाइल सेव कर सकते हो। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इस पूरी चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ, हम लोग यहाँ पर सिंपली जैसे इंपोर्ट OS लिखा था हमने, वैसे ही इंपोर्ट पिकल करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट पिकल, हमने पिकल को इंपोर्ट कर दिया। पिकल क्या है, एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद। देखो, इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक डेटा बनाया है। डेटा है नेम एलिस एंड स्कोर 95, ठीक है, ये डेटा है। तो हम लोग यही डेटा बना लेते हैं। अब मान लो मुझे ये डेटा स्टोर करना है, ठीक है। देखो, अभी हम लोग इस डेटा पे काम कर रहे हैं, तो अब मुझे मान लो ये डेटा स्टोर करना है। ऐसा मैंने बनाया डेटा, ठीक है। अब जैसे हम लोग फाइल को ओपन करते हैं वैसे ही हम लोग को इसको ओपन करना है, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विथ ओपन, यहाँ पर मैं लिखूँगा data.pkl। data.pkl नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, देख लो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग क्या, इसको जब राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, या तो आप राइट मोड में ओपन करो या राइट बाइनरी मोड में ओपन करो, दोनों मोड में वो अगर नहीं भी एग्जिस्ट करता है तो भी राइट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसे ओपन किया और इसको हम लोग एज F कर देंगे, ठीक है। नाउ जब आप लोगों ने इसे राइट बाइनरी मोड में ओपन किया तो पिकल मॉड्यूल का जो फंक्शन डंप, 2 फंक्शन आपको पढ़ने हैं, एक डंप फंक्शन पढ़ना है और एक लोड फंक्शन पढ़ना है। डंप फंक्शन क्या करता है कि इस डेटा को वो इस फाइल के अंदर डंप कर देगा, इस डेटा को इस फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। और लोड फंक्शन क्या करता है, जब इसके अंदर आप स्टोर कर दोगे ना, आपको दोबारा जब काम आएगा तो आप लोड कर सकते हो, और जब आप उसको लोड करोगे किसी वेरिएबल के अंदर तो आप उसे यूज़ कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि पिकल डॉट डंप, ठीक है, और इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है डेटा। डेटा क्या है हमारा, ये वेरिएबल, और एफ़ क्या है हमारा, जिस नाम से हमने इसको ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा डेटा और हमने लिखा एफ़ क्यों लिखा, ताकि इसे पता चल सके कि इसे कहाँ डंप करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया। अब हम लोग सिंपली इसे रन करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक data.pkl नाम की फ़ाइल मिल गई जिसे आप नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ ईदर बाइनरी और यूजेज एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एनकोडिंग। अगर मैं इसे ओपन एनीवे करूँगा इस तरीके से तो आप लोग देखो यहाँ पर ये एक जिब्रिश की चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है।
तो बेसिकली ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि उसे बस कंप्यूटर समझ सकता है। अब आप लोग इसे जब मर्जी चाहो यूज़ कर सकते हो। सिंपली मैं अगर ये पूरी चीज़ कमेंट कर दूँ और मुझे इसे सिंपली यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे ओपन कर सकता हूँ इस फाइल को। मैं यहाँ पर लिखूँगा विथ ओपन data.pkl रीड बाइनरी मोड में हम लोग इसे ओपन करने हैं, क्योंकि वो एक बाइनरी फाइल है तो हम लोग इसे रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। फिर हम लोगों ने उसे लोडेड नाम की एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोग सिंपली लोडेड नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे तो मुझे मेरा डेटा वापस मिल जाएगा। देख रहे हो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कमेंट कर रखी है, ये मेरे पास कोड में नहीं है, ये इस data.pkl नाम की फ़ाइल में पड़ी है, दैट नेम एलिस एंड स्कोर 95, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इमेजेस को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो जो पिकल मॉड्यूल है ये बेसिकली किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में सेव करने के लिए काम आता है ताकि बाद में आप उसे लोड कर सको। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट पिकल मॉड्यूल, जहाँ पे आप लोग किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो एंड लोड कर सकते हो, उसे बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेप्शंस एंड एरर हैंडलिंग। देखो, एक्सेप्शन एंड एरर के बीच का डिफरेंस समझो पहले। एक्सेप्शन तब आता है, देखो एरर क्या होता है, आपके फाइल में कोई एरर आ गया, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन आप डिफ़ाइन करते हो, एक्सेप्शन आप डिफ़ाइन करते हो कि जब कोई एरर आएगा तो हमें, या कि जब कोई एक्सेप्शन आएगा तो हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने 10 को 0 से डिवाइड करने का कोशिश किया, इसने 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश किया। अब 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते हो तो वो क्या है, एक ज़ीरो डिवीजन एरर है। उस एरर से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दिया कि एरर ऐसे थ्रो करना कि जब कोई एरर आ जाए तो बता देना कि एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। देखो बेसिकली जब आप लोग एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग में हम लोग दो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ और हम लोग इस पूरी चीज़ को कमेंट कर दें और यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ एक्सेप्शंस एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। फाइन, एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग। देखो तो यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, देखो एक ट्राई ब्लॉक है और एक एक्सेप्ट ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक क्या होता है, इसके अंदर आपको लिखना है जो आपकी चीज़, जो आपको लगता है जिससे एरर आ सकता है। 10,0 अगर मैं ये करूँगा तो एरर आएगा क्योंकि 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ये एरर आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो जब ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक पे जंप कर जाएगा, जहाँ पर हमें उस एरर का नाम देना है। ये जो ज़ीरो डिवीजन एरर नाम है, ये पाइथन में कुछ एरर्स के नेम ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अगर 0 से डिवाइड होता है तो पाइथन उनको बोलता है कि ये ज़ीरो डिवीजन एरर है, ठीक है। तो हम लोग उस एरर का नाम देंगे और फिर हम लोग बता सकते हैं कि जब ये एरर आए तो क्या करना है। देखो अभी अगर मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे लिखूँ कि ट्राई करना है, ये चीज़ ट्राई करनी है। अगर ज़ीरो डिवीजन एरर आया, ज़ीरो डिवीजन एरर क्या है कि जब डिवीजन के टाइम ये चीज़ ज़ीरो है और डिनोमिनेटर्स का ज़ीरो है तो हम लोग ज़ीरो डिवीजन एरर उसे बोलते हैं। तो अगर ज़ीरो डिवीजन एरर आए तो हम लोग उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में ऐसे लिखेंगे कि एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर, तो प्रिंट कर देना है दैट एरर कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अगर आप लोग सिंपली ऐसे करना चाहो कि प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई 0 और आप लोग इसे यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ज़ीरो डिवीजन एरर हमें पाइथन सीधे एरर ही थ्रो कर देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपली उसको एरर हैंडलिंग से बचा भी सकते हैं कि हम लोगों ने ट्राई किया, रिजल्ट इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, इस तरीके से हमने किया। अगर ये चीज़ फेल हो गई तो हम लोग सिंपली लिखेंगे एक्सेप्शन में उसे डालेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में डालेंगे उसे, हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में डालेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक में आप लोग उसे डालोगे एंड सिंपली फिर आप उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में आप उसका एरर डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ज़ीरो डिवीजन एरर आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से और फिर उसके अंदर आप लोग अपना एरर डिफाइन कर सकते हो दैट प्रिंट एरर कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऑलरेडी कर रखा था। फाइन, यहाँ पे आप लोग अपने मर्ज़ी का कुछ भी एरर लगा सकते हो कि भाई एरर आ गया, इस तरीके से मैं लिख दूँगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो मुझे ये बोलेगा भाई एरर आ गया, ठीक है। मेरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, मैंने जो लिखा था कि जब भी भाई अगर ऐसा कुछ एरर आ जाए तो ये चीज़ प्रिंट कर देना, तो वो चीज़ हो गई कि भाई एरर आ गया, उसने मुझे बता दिया इस तरीके से। तो एरर हैंडलिंग की मदद से आप लोग इस तरीके से अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हो कि अगर कुछ ऐसा एरर आए तो भाई ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है तो बता देना कि भाई एरर आ गया, मेरा प्रोग्राम मत क्या कर देना, प्रोग्राम मत क्रैश कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला
नंबर में वो एक इंटीजर को इनपुट ले रहा है, तो अगर किसी ने इंटीजर की जगह कुछ और डाल दिया, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया या कुछ, तो वो एक वैल्यू एरर कहते हैं उसे, ठीक है। ये चीज़ आपको एग्जैक्ट लिखनी है इस तरीके से पूरा, ठीक है। तो वो एक वैल्यू एरर है, तो वहाँ पे आप लोग प्रिंट करोगे नॉट ए वैलिड नंबर। या फिर अगर यहाँ पर गलती कर दी, मान लो बंदा यहाँ सही हो गया पर यहाँ पर गलत कर दिया, तो हम लोग उसे लिखेंगे कि वो ज़ीरो डिवीजन एरर है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर उसने नंबर को ज़ीरो लिख दिया। फाइन, देखो इस तरीके से आया। ये है हमारा ट्राई ब्लॉक, ये है हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक्स, ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और अब हम लोग इसे रन करेंगे। तो वो मुझसे एक नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर की जगह पर अगर एक स्ट्रिंग डाल दूंगा तो मुझे बोलेगा नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमने उसे डिफ़ाइन कर रखा है। अगर मैं ये एक्सेप्ट ब्लॉक डिफ़ाइन नहीं करता इस तरीके से, अब मैं अगर नंबर की जगह पर कोई स्ट्रिंग डालता, एक्सेप्ट ब्लॉक हमने डिफ़ाइन नहीं कर रखा है, तो अब हम लोग नंबर की जगह पर कोई स्ट्रिंग डालेंगे तो मुझे वो एक एरर दे देगा, दैट इनवैलिड लिटरल, ठीक है। तो यही एरर ना आए इसलिए हम लोगों ने एक्सेप्शन डाल रखा है कि भैया एरर आने के बजाय आप उसको क्या बोल देना कि वैलिड नंबर नहीं है, और उससे एक काम करना कि उससे ना दोबारा मांग लेना ये कि नंबर क्या है, ठीक है। अब आप रन करोगे कि एंटर नंबर, मैंने बोला भाई ये, बोला वैलिड नंबर नहीं है, फिर मैंने गलत डाल दिया, तो अब इसके बाद एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके नीचे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, नंबर मांगा, मैंने बोला ये है, तो उसने बोला वैलिड नंबर नहीं है, तो मैंने वैलिड नंबर उसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेप्शन के अंदर बता सकते हो कि भैया अगर गलत नंबर डाले तो दोबारा मांग लेना उससे, समझे। और दूसरा चीज़ हमने ये भी था ज़ीरो डिवीजन एरर, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ और मैं एंटर करूँ तो बोलेगा कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू ज़ीरो लिखी है, तो ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे दो एरर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स में। इसी तरीके से एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स भी होते हैं, ठीक है। फाइनली जो ब्लॉक होता है वो हमेशा प्रिंट होता है, चाहे एरर आए या ना आए। एल्स ब्लॉक तब प्रिंट होता है जब कोई एरर नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ कि एल्स, इसी चीज़ को एल्स एंड फाइनली को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एल्स, ठीक है, इंडेंटेशन सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, एल्स रीड ओके, बस इतना प्रिंट करना है, ठीक है, रीड ओके। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली में हमने लिखा है ऑलवेज रन्स। अब अगर मैं इसे रन करूँगा, देखो एंटर ए नंबर बोला, मैंने यहाँ पे 9 लिखा, तो यहाँ पे 9 जैसे ही मैंने लिखा तो 9 क्या है, 9 एक नंबर है, एक इंटीजर है, तो कोई एरर नहीं आया। यहाँ पर 9 ज़ीरो नहीं है तो भी कोई एरर नहीं आया। जब कोई एरर नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसने बोला रीड ओके। और जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा रन होता है, मतलब ये चाहे एरर आए या ना आए वो हमेशा रन होगा। अगर मैं इसे ऐसे दोबारा रन करके दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर नंबर की जगह ज़ीरो लिख दिया अगर, तो यहाँ पर ज़ीरो डिवाइड एरर आ गया, तो उसने बोला कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, और फाइनली ब्लॉक रन हो गया, लेकिन एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ। तो एल्स ब्लॉक तभी रन होता है जब कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। इफ़ नो एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड देन एल्स ब्लॉक इज़ रन, अदरवाइज इट डजेंट रन, ठीक है। ओके, सो आज का हमारा आखिरी टॉपिक जो कि होने वाला है रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगेक्स। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। पाइथन का वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक्स है ये, ठीक है। मज़ा आता है इसमें कुछ भी अगर आपको करना है, ठीक है। रेगेक्स इज इक्वल टू पैटर्न्स फॉर मैचिंग / सर्चिंग टेक्स्ट, पाइथन्स रीमॉड्यूल्स हैंडल देम। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आके अपनी पुरानी जो भी चीज़ें हमने लिख रखी हैं इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं रेगेक्स, ठीक है। regex which stands for regular expressions, ठीक है, regular expressions, फाइन। चलो देखते हैं। देखो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगेक्स क्या है, बेसिकली कुछ पैटर्न्स हैं जिनको हम लोग किसी भी टेक्स्ट को मैच करने के लिए या सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब किसी साइट पे लॉगिन करते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉक्स रहते हैं। यहाँ पे मान लो ईमेल मांगा है उसने क्या मांगा है, ईमेल मांगा है उसने कि भैया ईमेल दे दो। अब ईमेल पे अगर आप कुछ भी लिख दोगे, ऐसे जिब्रिश लिख दोगे, तो बोलेगा कि नहीं, ईमेल में तो एक @ होना चाहिए, है ना, @ होना चाहिए। तो आपने कुछ भी लिखा, आपने @ लगा दिया, फिर आप सबमिट करने की कोशिश करोगे, बोलेगा नहीं, @ के बाद भी कुछ होना चाहिए। तो फिर आपको @ के बाद लिखना होता है ना gmail.com, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना।
तो ये इसको बोलते हैं रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कुछ रूल्स कि इसी तरीके से आपका जो हमारा इनपुट है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो कुछ इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये हम डिफ़ाइन करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं उसे। जैसे कि अगर आपको कोई एक सिंगल कैरेक्टर को डिफ़ाइन करना है तो आप उसे डॉट से डिफ़ाइन करते हो, कोई डिजिट डिफ़ाइन करना है तो आप उसे /d से डिफ़ाइन करते हो, कोई वर्ड या कैरेक्टर डिफ़ाइन करना है तो /w से, वाइट स्पेस /s से, स्टार डिफ़ाइन करना है तो मतलब 0 और मोर रेपिटेशन, ठीक है। अगर मैं ऐसे AB स्टार लिखूँगा तो बेसिकली या तो वो A लिख सकता है, या तो वो A और B लिख सकता है, या तो वो A और B को चाहे जितनी बार लिख सके, मतलब चाहे 1 2 3 चाहे जितनी बार B लिखना हो, यहाँ पर वो B भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 0 और मोर रेपिटेशन। 0 भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो B नहीं भी लिखेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो प्लस होता है, प्लस का सिंबल होता है 1 और मोर रेपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे 1 और मोर रेपिटेशन है, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने AB+ लिखा है तो AB तो होना ही चाहिए, आप B को पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकते हो, लेकिन आप स्टार में उसे गायब कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है वो क्या करता है, 0 और 1 ऑप्शनल, ठीक है। 0 और 1 ऑप्शनल। देखो अगर ऐसे है, कलर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि COLOUR, U के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो U है ये U ऑप्शनल है, या तो आप U लिखो या ना लिखो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बताता है कि ये U ऑप्शनल है। अगर आप U नहीं भी लिखोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, और U लिखोगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में हम लोग ये यूज़ करते हैं कि ये हमेशा हाई हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, और अगर आप लोग डॉलर लगाओगे तो डॉलर का मतलब है कि एंड हमेशा एंडिंग में होना चाहिए, इसके बाद आप कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये डॉट का मतलब था कि बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता है। अगर H है और T है उसके बीच में डॉट लगा है तो बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता है, तो हैट या हिट या हॉट कुछ भी आप लिखो, मतलब एक ही कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। /d का मतलब कि अगर आप /d लिख रहे हो एक बार तो वहाँ पर कोई एक डिजिट आ सकता है 0 to 9 के बीच में, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है तो 2 डिजिट आ सकते हैं 0 to 9 के बीच में। /w का मतलब कि वहाँ पर कोई एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। अब आप लोग इसको कंबाइन भी कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस इसने लिखा है, /w के बाद इसने अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पर आप तो या तो एक कैरेक्टर लिखो या एक से ज़्यादा भी कुछ लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और /w में अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर भी आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिट में सिर्फ नंबर आते थे, लेकिन /w में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ को रिपीट करना है तो आप इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर आप एक नंबर डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे /d लिखा हुआ है, /d का मतलब एक कोई ये हो सकता है, डिजिट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी ने एक डिजिट लिखा है 4 और यहाँ पे उसने लिखा है 3, तो वो एग्जैक्टली थ्री डिजिट्स आप इस तरीके से लिख सकते हो, 4 4 4, ठीक है। या तो फिर अगर आप 4 4 4 नहीं तो 4 5 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली आप 3 डिजिट्स बस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे /d के बाद 3 लगा रखा है, तो आप बेसिकली 3 डिजिट्स लिख सकते हो, ठीक। नाउ अब हम लोग कुछ रेगेक्स के रूल्स को हमने जान लिया है, तो अब हम लोग रेगेक्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको रेगेक्स का यूज़ करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट री, ठीक है। इम्पोर्ट री आपको लिखना है। अब इम्पोर्ट री लिखने के बाद इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं इसके, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फंक्शन है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन से बेसिकली आप जैसे जो भी हमने रूल्स लिखे हैं वो रूल्स डिफ़ाइन करके आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़। देखो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा टेक्स्ट, ये जो इतनी बड़ी सी चीज़ है ना, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को, ठीक है। इसको हमने पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इसको Ctrl+V, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके अंदर कुछ सर्च करना है, मैं ऐसे लिखूँगा कि मान लो मुझे एक नंबर सर्च करना है, ठीक है। अब नंबर हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते थे, /d से डिफ़ाइन करते थे। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। तो मान लो मुझे मोबाइल नंबर किसी का सर्च करना है, मैंने लिखा m = इस तरीके से re.search। re क्या है, हमारी मॉड्यूल का नाम है, और सर्च क्या है, हमारा फंक्शन का नाम है। मैंने लिखा re.search, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या सर्च करना है, जैसे हम लोग प्रिंट में जब प्रिंट करते थे
तो हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, तो हम लोग ऐसे लिखते थे एफ, उसके बाद ये लिखते थे ना। तो रेगेक्स में जब मुझे रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने हैं ना, कि मुझे क्या सर्च करना है, तो मैं वहाँ पे आर लगाता हूँ, फिर ये लगाता हूँ। अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि मुझे क्या सर्च करना है। तो मुझे सर्च करना था /d और उसके बाद एक्स ये कर्ली ब्रेसेस 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा /d, उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक डिजिट चाहिए जो कि 10 बार रिपीट करता हो, ठीक है। एक डिजिट नहीं, मतलब कोई भी डिजिट चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 9 है तो 99999 ही हो। मैंने सिर्फ /d लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे /d की जगह पर यहाँ पर मैं सिर्फ 9 लिखता ना, तो इसका मतलब है कि मुझे 10 बार 9 चाहिए, लेकिन मुझे 10 बार 9 तो चाहिए नहीं, मुझे 10 बार कोई भी एक डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकते हैं, बस 10 बार होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सर्च किया, कहाँ पर सर्च करना है वो आपको यहाँ कॉमा लगा कर डिफाइन करना है। तो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट में सर्च करना है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, एक 10 डिजिट का नंबर सर्च कर रहे हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा प्रिंट के अंदर, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँगा m.group और मैं इसको सिंपली सर्च कर दूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा m प्रिंट के अंदर लिखूँगा m.group और मैं यहाँ पे आकर रन करूँगा, तो मुझे यहाँ पे ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से .group को हटा देता, तो अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट में, क्योंकि हम लोग तो इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो अब अगर मैं बिना m.group कैसे रन करता, तो ये कुछ इस तरीके से आता, जहाँ पे ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट देता। ऑब्जेक्ट में क्या देता कि re.match ऑब्जेक्ट मुझे बताता कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैच हुआ है, ठीक है। स्पैन में लिखा है 12 to 22, ये क्या है, इंडेक्सिंग है। अगर यहाँ पे काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मुझे बताएगा कि ये 12th इंडेक्स से शुरू हुआ है और 22 तक जा रहा है। फिर ये मुझे बताएगा कि ये चीज़ मैच हुई है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि और एक 10 डिजिट का नंबर लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने 10 डिजिट का नंबर लिख दिया। अब अगर मैं इसे रन करूँगा, तो मुझे इस तरीके से ये बताएगा कि मैच ऑब्जेक्ट स्पैन 12 से 22 मैच ये। ऐसा क्यों हुआ, देखो जो हमारा रेगेक्स रहता है ना, ये सिर्फ पहला जो हमारा मैच है ना उसे ही दिखाता है। अगर मैं ये चीज़ को हटा देता, तो मुझे ऑफ कोर्स बताता कि हाँ ये दूसरा वाला जो है ये हमारा मैच है। लेकिन अगर मुझे उससे पहले ही मैच मिल जा रहा है कोई, तो वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं। यहीं पर उसको मिल गया, उसने यहीं पर उसको रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं .group को लगा दूँ इस तरीके से फंक्शन, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे रन करूँगा, तो मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट देने के बजाय जो चीज़ें मैच हुई हैं सिर्फ उसको प्रिंट कर देगा। फाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सर्च किया, एक नंबर सर्च किया, या फिर जो भी डिजिट सर्च किए जो 10 बार रिपीट करते हो, ठीक है। 10 बार डिजिट, तो हमें कोई 10 कंटिन्यूस डिजिट चाहिए थे बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस डाल देता और मैं इसे वैसे रन करता, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिलती, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हमें 10 कंटिन्यूस डिजिट चाहिए। हमने यहाँ पे डी के बाद ऐसे स्पेस लगाया होता तो हमें क्या चाहिए होता, तो हमें ये चाहिए होता। अगर मैंने ऐसे डी के बाद पता है स्पेस लगाया होता, तो वो ये ढूंढता डिजिट जिसके बाद स्पेस हो। अब मैं इसे रन करूँगा, तो मुझे ये देगा, इसको अगर मैं इसे हटा दूँ, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ वी सर्च यूजिंग रेगेक्स, ठीक है। ये था हमारा सर्च फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक मैच फंक्शन भी है, ठीक है। मैच फंक्शन क्या करता है कि re.match, हमने यहाँ पे रेगेक्स एक्सप्रेशन लिखा है, माई लिखा है हमने सिर्फ, ठीक है। टेक्स्ट में हम लोग मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ m.group इफ़ m else no मैच, तो उसको यहाँ पे एक मैच मिला, तो उसने उसको बता दिया कि हाँ ठीक है मिल गया है। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे इफ़ एल्स लगा रखा है, अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे नो मैच वो प्रिंट कर देता, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखूँ और मैं इसको कमेंट आउट करके यहाँ पर आके इसको ऐसे कर दूँ और मैं इसको रन करूँ, तो मुझे यहाँ पे my मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैच फंक्शन भी होता है जिससे हम लोग मैच कर सकते हैं। सर्च फंक्शन हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में, कहीं भी स्ट्रिंग में सर्च कर सकते हैं, और मैच ओनली एट द स्टार्ट, ये सिर्फ स्टार्ट में मैच करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये माई को यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पर कर देता इस तरीके से, और मैं इसको रन करता, तो मुझे यहाँ पे मिलता नो मैच। क्यों? क्योंकि जो सर्च फंक्शन है वो पूरे स्ट्रिंग में हर जगह सर्च करता है, लेकिन जो मैच फंक्शन है वो सिर्फ स्टार्ट में सर्च करता है कि अगर स्टार्ट में ये चीज़ है
तो मुझे वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ मैंने क्या लिखा है, इफ़ इट एग्जिस्ट देन येस, वो प्रिंट कर दो, अदरवाइज एल्स प्रिंट नो मैच। ठीक है, तो ये थे हमारे सर्च एंड मैच फंक्शंस इन रेगेक्स। इस तरीके से हमारे पास फाइंड ऑल फंक्शन भी है। फाइंड ऑल फंक्शन क्या करेगा, जितने भी सारे मैचेस हैं सबको रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 थे, 2 हमारे पास नंबर थे, 10 डिजिट थे। यहाँ पे लोग सर्च की जगह पर क्या कर सकते हैं, फाइंड ऑल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, यहाँ पर मैं इसको सर्च की जगह पर फाइंड ऑल लिख के इस तरीके से मैं लिखता कि m इज़ इक्वल टू RE.find all, और यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख रखी है कि एक कोई डिजिट होनी चाहिए जो 10 बार हो, 10 कंटिन्यूस डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, फाइंड ऑल के अंदर अगर मैं इसे डाल देता तो ये मुझे रिटर्न करता लिस्ट ऑफ ऑल दी मैचेस। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँ कि प्रिंट m, ठीक है, और मैं इसे सिंपली ऐसे रन करूँ तो मुझे ये एज अ लिस्ट फॉर्म में दोनों जो मैच हुए हैं उन दोनों को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो सर्च क्या करता था, सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को देता था। मैच क्या करता था, सिर्फ स्टार्टिंग में चेक करता था। फाइंड ऑल क्या करता है, जितने भी ऑकरेंसेस हैं सबको प्रिंट कर देता है एज अ लिस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से RE.sub भी है। सब क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, सर्च करके रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से करेगा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि एक नंबर मल्टीपल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसने लिखा है कि R/D का मतलब डिजिट्स, और उसने लिखा रखा है प्लस, प्लस यानी कि 0 और मोर देन 0, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने लिख रखा है इस तरीके से नम, और यहाँ पर उसने लिख रखा है रूम 101 ऑन फ्लोर 3। ठीक है, अब अगर मैं इसे सिंपली ऐसे कॉपी करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर आऊँ और मैं इसे रन करूँ तो मुझे मिलता है रूम नम ऑन फ्लोर नम। क्यों हुआ कि जहाँ पर भी उसको नंबर मिले, या तो एक नंबर हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा हो, जो भी उसे नंबर मिले वहाँ पे वो नंबर को हटा के नम से रिप्लेस कर देगा। सबसे पहले तो हमने अपना एक्सप्रेशन लिखा है कि क्या सर्च करना है, फिर हमने लिखा है कि हमें क्या रिप्लेस करना है, और फिर हमने लिखा है कि हमने कहाँ से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी उसे नंबर मिला उसने वहाँ पे नम लिख दिया। इस तरीके से हम लोग सब फंक्शन का यूज़ करते हैं इन रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो नाउ हम लोग रेगेक्स की मदद से देखने वाले हैं, हम लोग एक 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने वाले हैं रेगेक्स की मदद से। फाइन, सबसे पहला है हमारा ईमेल वैलिडेटर, एंड सेकंड इज़ एक्सट्रैक्ट URLs एंड ईमेल्स फ्रॉम HTML। ये हमारा एक वेब स्क्रिपर है। ठीक है, तो रेगेक्स की मदद से अगर हम लोग सबसे पहले ईमेल वैलिडेटर को देखें, तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और मैं इसको यहाँ पे कोड में लेके आऊँ इस तरीके से, और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये कर दें। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेगेक्स में होती है पैटर्न को समझना। देखो, पैटर्न को आपको समझना है बेसिकली। देखो, हम लोगों ने रेगेक्स में ये सब कुछ सीखा था, लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें आपको नहीं बताई थी, कैरेक्टर क्लास एंड कैप्चर ग्रुप। कैरेक्टर क्लास का मतलब है कि अगर आप लोग ऐसे ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के, यहाँ पर तो हम लोग /W लिख रहे थे, मतलब कोई भी कैरेक्टर, /D मतलब कोई भी डिजिट, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी डिजिट ना आए, सिर्फ 1 2 3 आए, सिर्फ 1 2 3 आए, कोई भी डिजिट ना आए। तो आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट लगा के उसके अंदर लिख सकते हो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना कस्टम क्लास डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ सिर्फ 1 2 3 ही आना चाहिए, समझे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर क्लास। तो इसी कैरेक्टर क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पैटर्न में क्या लिख रखा है, हम लोगों ने यहाँ पर रेगेक्स के लिए R लगा रखा है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारा रेगेक्स का पैटर्न स्टार्ट होता है, और डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग जहाँ पे हमारा रेगेक्स का पैटर्न एंड होता है। एक ईमेल कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होता है कि हितेश 003 या ._ कुछ भी जो लगाना हो तुम्हें, और फिर यहाँ पे @gmail.com, इस तरीके से होता है एक ईमेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो हमारा ईमेल होगा वो स्टार्ट किस चीज़ से होगा, /W यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी डिजिट या अंडरस्कोर, ये तीनों चीज़ आती हैं /W में। फिर हमने यहाँ पर एक डॉट भी लगा रखा है। डॉट इसलिए लगा रखा है क्योंकि कोई स्टार्टिंग में डॉट भी लिख सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट को भी मतलब चेक कर दिया है कि हाँ अगर डॉट भी है तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पास हो जाएंगी, अगर किसी ने हितेश @gmail.com लिखा है वो भी पास हो जाएगा, हितेश 009 लिखा है वो भी पास हो जाएगा, हितेश _ लिखा है वो भी पास हो जाएगा, हितेश ... लिखा है वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये लिख रखा है कि हमें क्या मैच करना है, कोई अल्फ़ाबेट, कोई न्यूमेरिकल
वैल्यू या फिर कोई डॉट या कोई अंडरस्कोर, ये सब मिल जाए। उसके बाद हम लोगों ने प्लस लगा रखा है। प्लस का मतलब है वन और मोर, ठीक है। प्लस का मतलब है वन और मोर, यानी कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो हमारा रेगेक्स इसे चेकआउट कर देता है कि हमारा ईमेल कोई ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इतना लगाने के बाद हमने प्लस लगा रखा है, यानी वन और मोर। उसके बाद हमने क्या लिखा है, @ उसके बाद एक @ आना चाहिए, ठीक है। @ आएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है /w, फिर से हमने लिखा है ये चीज़ के लिए /w लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी @gmail की जगह पर यहाँ पर या तो कोई अल्फ़ाबेट आ सकता है या तो कोई नंबर आ सकता है या फिर अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने /w लिखा है और कैरेक्टर क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हमने डाली है। फिर हमने प्लस लिखा है कि यहाँ पर भी वन और मोर होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ये लास्ट में जो डॉट के बाद .com है, वहाँ पर हम लोग या तो अल्फ़ाबेट लोअर केस या अपर केस हो सकता है, और हम लोगों ने यहाँ पर रेपिटेशन डाल रखा है 2 और मोर का, ठीक है। सो दिस वॉज आवर पैटर्न। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन में रिटर्न कर दिया है कि बूलियन की ट्रू, अगर वो मैच कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मैच कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और हम लोग सिंपली इस फंक्शन को रन करेंगे तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। इस चीज़ को मैं रिटर्न के बजाय इसको अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दूँ, यहाँ पर अगर हम लोग आएँ इस चीज़ को प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दें, प्रिंट, और मैं इसको नीचे वाले को भी प्रिंट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसे रन करेंगे सिंपली। तो alice@uni.edu ये एक वैलिड ईमेल है, एंड ये चीज़ तो ऑफकोर्स एक नॉट वैलिड ईमेल है, तो हमें फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक एक रेगेक्स का प्रोग्राम, जिसकी मदद से हम लोगों ने ईमेल वैलिडेशन को चेक करा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वेब स्क्रैपिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग URLs को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये आपका होमवर्क है। आप लोग को अगर मन करेगा, आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो ये आप इसको चेकआउट कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप लोग पक्के से ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है। फाइन, इसका कोड मैं आपको हैंडबुक में अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़ना, और इसका ये जो पैटर्न है ये समझने का कोशिश करना कि URL का पैटर्न और ईमेल का पैटर्न दोनों इसमें लिखा हुआ है। ईमेल तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, URL का पैटर्न भी देखो सिंपल ही है, HTTPS, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये सिंपली उन चीज़ों को वैलिडेट कर रहा है कि ये क्या ट्रू है कि नहीं, ठीक है। इनमें से बस ये जो हमारा HTML वाला ये जो है ना, इसमें से ये बस फाइंड कर ले रहा है कि URL कहाँ पे है और ईमेल कहाँ पे है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको अगर आप लोग एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने आज पाइथन को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर पाइथन मास्टरी सीरीज़, जहाँ पर हम लोगों ने सारे पाइथन के टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 6 एवरीथिंग सब कुछ हमने कवर कर लिया है। हमने रेगेक्स को भी बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। हमने यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन और वेब स्क्रैपिंग के कुछ एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। आई होप यू एन्जॉयड दिस होल सीरीज़ एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन टीचिंग यू ऑल एंड ऑल्सो लर्निंग टू क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड ऑल, ठीक है। तो मतलब अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसा कुछ सीरीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से बनाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर इसको आप एंड तक देख रहे हो तो। एंड आई नो कई जगह पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं वीडियोस वगैरह में, मे बी नॉट आपको उतना अप टू द मार्क वीडियो नहीं लगा हो, ठीक है। बट आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट इन आवर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। अगर आप फिर भी देख रहे हो और आपको सब कुछ समझ आ रहा है, सो बस मेरा वही काम था कि आपको पाइथन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। Okay, so that was the end for today's lecture, and I hope you guys enjoyed today's lecture. If you have any doubt तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, and I'll be more than happy to help you out, and I'll see you in the next one. We'll be continuing with our Python Mastery series. Thank you for watching.